नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम सब भारतीयों के लिए बेहद ही खास दिन है, गर्व करने वाला दिन है। 1947 में आज ही के दिन हम सब को आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन इंग्लिश लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। चलिए थोड़ा सा गौर करते हैं हम कि इंग्लिश को में कौन कौन है थे। 1498 में हमारे वास्को द गामा जी आए। उन्होंने केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक पहुंचने का मार्ग ढूंढा। फिर उसके पीछे पीछे इंग्लिश आए सन 1600 में, फिर आए डच 1605 में, और 1664 में आए हमारे फ्रेंच। अब ये सब आए और छोटे छोटे हिस्से पे लेके भारत के, जैसे साउथ में हो गया आपका कर्नाटक रीजन हो गया, फिर उसके बाद सूरत वाला ये रीजन हो गया, तो यहाँ पे आके उन्होंने राज किया। जो बे ऑफ बंगाल का एरिया था वो आपके फ्रेंच कॉलोनी के पास था, जिसमें पौंडीचेरी वाली जो जगह है वो थी। उसके बाद फिर आपका जो अरेबियन सी, अरब सागर के तरफ का जो हिस्सा था वो पुर्तगालियों के हाथ में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुमति लेकर, परमिशन लेके यहाँ पे आए, और वो एज ए व्यापारी बनकर आए, और उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, अपने सामानों को बेचा, लोगों को एक बाहर की दुनिया से अवगत कराया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, उनको धीरे धीरे अलग किया अपने रास्तों से, क्योंकि वो भी यहाँ पे कंपटीशन करने लगे थे। वो भी यहाँ पे राज करने की नीयत उनकी बनने लगी थी, क्योंकि उस समय भारत में बहुत ही ढेर सारी धन संपदा थी, रिसोर्सेज थे, मिनरल रिसोर्सेज थे, बहुत कुछ यहाँ पे व्यापक तौर पे एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा मकसद मिल चुका था उनको। फिर 1612 में इंग्लिश ने पुर्तगालियों को भगाया बैटल ऑफ सॉलीहोल के माध्यम से। फिर 1759 में इंग्लिश ने डचेस को हटाया, बैटल ऑफ बेदारा के नाम से जाना जाता है। फिर 1760 में इंग्लिश ने फ्रेंच को हटाया, बैटल ऑफ वांडीवाश के थ्रू। सो वो धीरे धीरे जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे उनको भगा दिया। उसके बाद उन्होंने बंगाल पे जो राज कर रहे थे उस समय, रियासत मतलब जो राज कर रहे थे, जिनका वर्चस्व था, जो लीडर थे प्रजा के, उन सबको भी इंडियन, उनको भी हटाने लगे अपने रास्ते से। उनको थोड़ा थोड़ा रेवड़ियाँ बांटने लगे, कुछ कुछ जो उनके साथ में आ सकते थे उनको प्रलोभन दे के अपने कब्जे में ले लिया, अपने साथ सहमत कर लिया, और जो उनसे विद्रोह करते थे, उनके साथ लड़ाई कर लेते थे, उनसे जगह हड़प लेते थे। तो ये उनकी नीति चलती रही। फिर 1773 का एक मौका आया, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जानते हैं, कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उसने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आके बहुत ही प्रचार प्रसार कर रही है, बहुत कुछ चीज़ें वो मुनाफे में चल रही है। उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, और साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट जो है उसके पास एक बहुत बड़ा मकसद मिल गया कि यहाँ पे इंडिया को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व ख़त्म किया, अपने कब्जे में लाने की उन्होंने शुरुआत कर दी, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से उस पर धीरे धीरे शिकंजा कसते गए, और 1833 में पूरा उनकी जो ट्रेड, व्यापार, जो वैश्विक व्यापार चल रहा था, उसको कब्जे में कर लिया। यहाँ से अब उन्होंने अपने जो शासनकाल था उसको बढ़ाना शुरू किया। उनके बहुत सारे अलग अलग वाइसरॉयज आए, गवर्नर जनरल्स आए, उन्होंने उनकी अलग अलग नीतियों से लोगों को, यहाँ के लोगों पे अत्याचार शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया। उस समय हम अगर कुछ देखें जो समाज में चल रहा था, एक तो सोशल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत थी, जैसे कि कास्टिज़म, कास्ट का बहुत चल रहा था, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास था बहुत ज़्यादा, लोगों में शिक्षा का अभाव था। फिर महिलाओं का जो स्थिति थी वो बहुत ही निर्दयी, मतलब वो थी, बहुत ही डाउन थी। फिर चाइल्ड मैरिज बहुत ही ज़्यादा था, फिर सती प्रथा थी, और सबसे बड़ी बात, हम इंडियंस में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की बहुत ही कमी थी। सोशल रिफॉर्मर्स धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, काफ़ी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, बहुत ही एक उम्दा व्यक्तित्व थे वो। उन्होंने जब देखा कि चीज़ें कैसे हमारे भारत के लोगों में आपस में एकजुट करने की ज़रूरत है, उन्होंने शुरुआत करी, ब्रह्मो समाज की शुरुआत की, आदि ब्रह्मो समाज की शुरुआत की। फिर उनके ही नक्शो कदम पे बहुत सारे लोग आए, जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर आ गए, आत्माराम पांडुरंग आ गए, रामकृष्ण परमहंस जी भी आ गए, स्वामी विवेकानंद भी उसी समय आए थे, जिन्होंने शिकागो में एक बहुत ही अच्छी हिंदू इस पे
एक अपनी एक ऐसी उन्होंने वो दिया था, सेमिनार दिया था कि जिससे पूरा वर्ल्ड आज भी हम उनको जानते हैं। बहुत ही प्रतिभाशाली के धनी थे। फिर धीरे धीरे लोगों में जो था एक घुटन सी महसूस होने लगी, लोग आपस में अत्याचार को सह रहे थे। फिर 1857 का वो दिन आया, वो साल आया जब यहाँ के लोगों ने एकजुट होने का फैसला किया। उसके पीछे कारण थे कुछ लोग, प्रभावशाली लोग जैसे मंगल पांडे, जिन्होंने मना कर दिया था कि भैया हम बंदूकें अपने लोगों पे चला तो रहे हैं, लेकिन जो कारतूस है वो हमारे गाय के मांस से बनी हुई है, उसको मुंह से करके और फिर उसमें बंदूक में डाल के चलाना पड़ता था। तो उन्होंने सीधे इंग्लिश पे ही फायर कर दिया, इंग्लिश पर्सन पे, और उसको मार दिया। उसके बाद फिर उनको फांसी हुई। धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हो गए, फिर आपका कानपुर में अलग आपके नाना साहेब हो गए, बिहार में कुंवर सिंह हो गए। तो धीरे धीरे जो म्यूटनी थी वो शुरू हो गई, आपस में विद्रोह शुरू हो गया। उसके बाद ये तो एक अलग था विद्रोह वाला पक्ष। उसके बाद 1885 में एक आईएनसी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। वो मिस चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में, नेतृत्व में बोल सकते हैं हम। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे, ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने बोला, लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बोला कि इन लोगों में जो अंदर से जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है उनके लिए एक प्रेशर वाल्व का काम करेगी, इसलिए इसको रोको मत, आप इनको बनाने दो, ग्रुप गुट बनाने दो। तो वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे जितने बुद्धिजीवी थे आपस में मिलने लगे हर साल और चर्चाएं शुरू कर दी कि कैसे हम अपने भारत देश को आज़ाद कर सकते हैं। फिर 1905 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया हम सब भारतीयों के लिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और आपका, जिसको हम आज के टाइम में बांग्लादेश जानते हैं, तो बंगाल के दो हिस्से हो गए। आधा हिस्सा आपका ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हमने बोला बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा वेस्ट में, जो बंगाल का आधा हिस्सा आ गया। तो उसके दो कारण उन्होंने बताया कि भाई पहला तो रिलीजन की, यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम का बहुल है उसकी वजह से हम पार्टीशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भाषा है, बंगाली, हिंदी, उड़िया, यहाँ पे जो भाषा बोली वाले थे ये ज़्यादा थे। तो ये कारण देकर उन्होंने अलग किया। लेकिन उसका कारण था कि जो इंडिया को धीरे धीरे, क्योंकि आपस में ये लोग गुट बना रहे थे, तो उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी था, मनोबल भी उनका तोड़ना ज़रूरी था। अगर साथ में रहेंगे तो इकट्ठा रहेंगे, मजबूत रहेंगे, इसलिए उनको तोड़ो, ये उनकी नीति शुरू हो गई थी। फिर 1905 के बाद से बाल गंगाधर तिलक भी बहुत एक्टिव थे और उन्होंने फिर गणपति प्रतिमा की शुरुआत करी, जिसमें लोगों को इकट्ठा करना है, हम सब लोगों को मिलना है, हम सबको आगे बढ़ना है। फिर उसी समय स्वदेशी मूवमेंट भी आ गया, फिर आपका बॉयकॉट रेजोल्यूशन भी आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे हर घर में अगर मान लो 5 मेंबर, उसमें 1-2 मेंबर ऐसे होते बड़े खूंखार, लड़ाकू, झगड़ालू वाले होते, और बाकी के जो 2-3 लोग रहते वो थोड़े से बोलते नहीं यार ठीक है, सभ्य रहो, शांत रहो, अपन लीगल प्रोसेस से चलेंगे। इसी तरह से 1905 में सूरत स्प्लिट, हम जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स डिवाइड हो गए। अब एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स में से ही बने हुए थे, जो बोलते थे कि यार लड़ो झगड़ो, अलग करो भैया, हमें हमारा हक चाहिए। जबकि मॉडरेट्स बोलते थे नहीं यार, लीगल वे में हमें आगे बढ़ना है, अपना हक लेना है। लेकिन क्या ये संभव होता है? हर घर में ऐसा आपने देखा होगा कि आपके यहाँ भी 1-2 लोग बड़े तेज रहते हैं और 1-2 लोग बड़े शांत रहते हैं, वही चीज़ है। उसके बाद 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जब हिंदू मुस्लिम का धीरे धीरे हमें साफ डिस्टिंक्शन देखना शुरू हुआ आगा खान की नेतृत्व में। फिर उसी का कड़ी में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, जैसे प्रमोथा मिट्ठर हो गए, विक्रम दामोदर साराभाई हो गए, विक्रम दामोदर सावरकर, पुलिन दास, ये सब ऐसे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की भूमिका निभाने लगे कि भैया हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, ये वाली चीज़ है, रॉबरी कर देंगे, हम बम फोड़ देंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, ये इनका एक चलता था। ये ऐसे बोलते ना, गुस्सा उनमें बहुत था। जो इंडिया में ये जो चीज़ें चल रही थी, इसका असर बाहर भी हमें देखने को मिला, फॉरेन में जैसे आपका सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पे गदर पार्टी बनी गई लाला हरदयाल के नेतृत्व में सन 1913 में। उसके बाद वैंकूवर में, सिएटल में, अलग अलग जगहों पे इंडियंस का जो वहाँ रहते थे उन्होंने अपना अपना गुट बनाया, और जो फॉरेनर्स थे उनके खिलाफ वहाँ पे वो लोग धीरे धीरे रणनीतियाँ बनाने लगे।
फिर 1914 में एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट बोलते हैं जैसे कोमागाडू मरु इंसिडेंट, जिसमें जो इमिग्रेंट्स थे जो सिंगापुर से चल रहे थे वैंकूवर जाने के लिए कनाडा, लेकिन वहाँ की कैनेडियन अथॉरिटी ने उनको वापस से भेज दिया कि नहीं आप जाओ, यहाँ पे आपको नहीं आना पड़ेगा। काफ़ी दिन रुकने के बाद वही पोर्ट पे फिर उनको वापस भेज दिया गया और आखिरकार उनका जो शिप था जैपनीज शिप वो आपका कैलकाटा में आके एंकर हुआ। तो ये सारे कारण थे। फिर गांधी जी आ गए 1915 में। फिर उन्होंने देखा कि भाई साउथ अफ्रीका से वैसे ही उनको बहुत अनुभव हो चुका था, वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने ब्लैक और वाइट के बीच में डिफ्रेंसिएशन देखा और अपनी जो उनके पास जो मेथड्स थे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, हंगर स्ट्राइक हो गई, इन सारी चीज़ों को वो ऑलरेडी देख चुके थे, कर चुके थे, आजमा चुके थे। उन्होंने इंडिया में देखा कि इंडियंस को बहुत ज़रूरत है, तो उनके नेतृत्व में एक शांति से चीज़ों को बदलाव की शुरुआत हो गई। तो चंपारण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है चंपारण सत्याग्रह। फिर आपका बारडोली भी है। बारडोली आपके सरदार पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। फिर इसी कड़ी में 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को मार दिया गया जनरल डायर के इशारे पर। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी जो कड़ियाँ हैं, ये सारी कड़ियाँ जुड़कर जो यहाँ के बुद्धिजीवी थे उन लोगों को एक मकसद मिल गया कि अब हमें हमारे भारत देश को आज़ाद कराना ही पड़ेगा। फिर 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1940 के आसपास। तो ये जो आपके युद्ध शुरू हुए तो उसमें ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस को हम अपने पक्ष में ले, वो हमारी तरफ से लड़े। लेकिन उसी समय बहुत सारे अलग अलग हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हो गए और दूसरे भी हमारे जो रेवोल्यूशनरी पर्सन्स थे वो आए। उन्होंने बोला नहीं भैया, हमें सीधे सीधे लड़ना है, अपना हक लेना है, ये बहुत अच्छा मौका है, अभी ब्रिटिशर्स कमज़ोर हैं। लेकिन इसी में जैसे गांधी जी थे वो बोले नहीं नहीं यार, हमको साथ दे देना चाहिए, ऐसा है वैसा है ये वो। बोस, सुभाष चंद्र बोस एक आइडल हैं क्योंकि बहुत ही प्रतिभावान थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को भी छोड़ दिया था, खासकर अपने लोगों के लिए कि भाई हमें एकजुट होना ही पड़ेगा भारत को आगे बढ़ाने के लिए। फिर फाइनली ये कड़ी चलती गई, क्विट इंडिया मोशन चला, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, बहुत सारी अगस्त ऑफर्स चले। फिर धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों में इस तरह से फूट पड़ने लगी। उस समय जो 1946 के आसपास थे, तो पाकिस्तान बनने की जो एक थी मुसलमानों में वो ज़्यादा होड़ हो गई। उनके जो लीडर्स थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह हो गए, इन लोगों ने बोला नहीं हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रहेंगे। लेकिन गांधी जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, ये बोले कि नहीं भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, अभी हम सब साथ में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसा कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन जब 14 अगस्त आ रही थी उस समय बहुत सारा नरसंहार शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों को रातों रात मारना शुरू कर दिया गया, लड़ाई झगड़ा होने लगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बनाने की चाह में। आखिरकार 15 अगस्त का दिन वो आ ही गया जब भारत को उसकी सत्ता भारतीयों के हाथ मिल गई और राजगोपालाचारी हमारे उस समय लीडर थे और उन्होंने आईएनसी की वो की थी, क्या बोलते, अध्यक्षता भी की थी। इस तरह से बहुत सारे लोगों में कुंठा थी, गुस्सा था, अलग अलग तरीक़ों से भारतीयों में एकजुटता का संदेश गया। सोशल रिफॉर्म्स भी हुए, साथ ही साथ आपके सोशल रिफॉर्म्स जो लोगों की भावना को बदला, जिन्होंने फिर जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जिन्होंने लोगों में ऊर्जा भरी, एक मॉडरेट्स ग्रुप थे जो संसद तक गए, उन्होंने अपनी बातें रखी लीगल तरीके से, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जिन्होंने किया, जो अलग अलग जगह पे बम फोड़ दिए जिसमें हम बोल सकते हैं भगत सिंह जी को भी हम बोल सकते हैं। और आपके एक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स जिन्होंने लाए जैसे राजा राम मोहन रॉय। तो ये 4-5 ऐसे एक हम बोल सकते सेक्शंस थे जिन्होंने इंडिया को आज़ाद बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और आज हम सब जो ये एक फ्री वाली और आज़ाद की सांस ले रहे हैं, ये सब उन्हीं के कर्मों की वजह से हैं।
आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।